So, hello students, once again, let's continue atomic structure. Atomic structure में हम कर रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल. ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है बोर्स एटॉमिक मॉडल में, और अब तक हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक्सप्रेशन फॉर speed of electron in a stationary orbit, and then related to speed frequency of electron, that how many revolutions are made by an electron in a given stationary orbit, and then time period, that how much time is taken to complete one revolution in a stationary orbit. यहाँ तक हमने मालूम कर लिया है ना. तो अब आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और अब हम आज सीखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट, और वी कैन ऑल्सो से एनर्जी ऑफ ए स्टेशनरी ऑर्बिट. सो एनर्जी ऑफ ए स्टेशनरी ऑर्बिट इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आज हम मालूम करने जा रहे हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल में एनर्जी टर्म को, हाउ टू डिटरमिन एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट. तो हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बोर ऑर्बिट. बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है. अगर हम एक बोर एटम कंसीडर करें तो बोर एटम में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड स्टेशनरी ऑर्बिट, और उस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मोशन में है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन अपोजिट चार्ज, और इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा. तो अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, दैट हाउ मच विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन सिंपली इट विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो इलेक्ट्रॉन के पास दोनों तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब एक एक करके दोनों को देखना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा. बोर्स पोस्टुलेट में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था, KZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R. यही था ना. यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और हाफ mv स्क्वायर में यहाँ से देखो r से अगर हम एक r स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो इधर mv स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दें तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर. सो हाफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, KZE स्क्वायर अपॉन 2r. एक r को कैंसिल करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, इधर आ जाएगा 1/2r और उधर आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर. यही तो है काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज KZE स्क्वायर अपॉन 2r. दैट इज वेरी सिंपल. अब आता है पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. पोटेंशियल एनर्जी, सपोज this distance from nucleus is r.
and the inward force on electron is electrostatic force. अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जाना चाहें, then we will have to overcome this electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो अगर इलेक्ट्रॉन को हमें न्यूक्लियस से दूर लेके जाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा उस फोर्स के अगेंस्ट. हमें उस फोर्स से ज़्यादा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. सपोज करो कि इस इलेक्ट्रॉन को R से dr डिस्टेंस पे ले गए, R से dr. तो हमें बाहर से वर्क करना पड़ेगा. कितना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना लग रहा है? F, जिसके अगेंस्ट वर्क होगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट dr. और अगर इस वर्क को हम dw लिखें, वर्क डन इन मूविंग इलेक्ट्रॉन from R to R plus dr is dw, then what will be this dw? This dw will be F dr, where F is electrostatic force of attraction. अगर इसी प्रोसेस को हम इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट करें, dr डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन को मूव करते रहें, then ultimately electron will come at infinite distance. तो अगर टोटल वर्क डन हमें निकालना हो कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिस्टेंस r टू इन्फिनिटी, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस वर्क डन फ्रॉम r टू इन्फिनिटी. सो टोटल work done in moving electron from R to infinity को W से डिनोट करें, then this W will be nothing but integration of dW, and integration of dW is integration of F dr from R to infinity. Here we define potential energy. Potential energy of electron is negative of the work done in moving electron from distance r to infinity. Means distance r से infinity distance पे इलेक्ट्रॉन को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, negative of that is called work done. Negative of that is called potential energy. So potential energy जिसको हम EP से डिनोट कर रहे हैं is nothing but minus of F dr from R to infinity. अब F का एक्सप्रेशन यहाँ से रख देंगे, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, kZd²/r². तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ kZd²/r²dr. kZd² कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल r है, फ्रॉम r टू इन्फिनिटी. सो इट विल बी माइनस kZd² इंटीग्रेशन ऑफ dr/r² r टू इन्फिनिटी. ये dx/x² का फॉर्म है. dx/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो ये हो जाएगा -1/r. तो ये हो जाएगा माइनस kZd² इंटू माइनस ऑफ 1/r r टू इन्फिनिटी. इस माइनस को बाहर ले लो तो ये प्लस हो जाएगा kZd² 1/r r टू इन्फिनिटी. अब लिमिट लगाएंगे
तो के जे डी स्क्वायर लिमिट 1 अपॉन इंफिनिटी minus 1 upon r. 1 upon infinity is 0, so it will be minus 1 upon r only. So minus kz square upon r, and that is potential energy. Here is the kinetic energy. So now we have derived expression for both kinetic energy and potential energy. So total energy will be what? Total energy is potential energy plus kinetic energy. Potential energy is minus kz square by r minus kz square upon r, and kinetic energy is kz square upon 2r. So if we solve it, kz square कॉमन हो जाएगा, kz square upon r कॉमन हो जाएगा, -1 और प्लस हाफ, माइनस हाफ. So it will be nothing but minus kz square upon 2r. That is total energy. Correct? अगर हम देखें यहाँ से कुछ डिडक्शन आ रहा है. ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी विथ नेगेटिव साइन. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, यहाँ हम लिख सकते हैं. ऑल्सो ई पी इज -2 टाइम्स ई के. ये सब बड़े काम का रिलेशन है. एंड टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, देखो. ई पी इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी. ई पी इज 2 टाइम्स ई, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी में रिलेशन आ गया. अब कैलकुलेशन पर्पज से यहाँ पे हमें r को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो हमने पहले डिराइव कर रखा है एक्सप्रेशन फॉर r. क्या था r? a नॉट n स्क्वायर बाय z. सब्स्टिट्यूट करो. सो टोटल एनर्जी इज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 times r a नॉट n स्क्वायर बाय z. ठीक है ना. अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो z न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो इट विल बी माइनस के ई स्क्वायर अपॉन 2a नॉट, के ई स्क्वायर अपॉन 2a नॉट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. Outside the bracket everything is constant. K is constant, electronic charge is constant, a naught is constant. तो अगर इन सभी कांस्टेंट को हम एक सिंगल कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दें इस तरह से, माइनस से ई के इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n square. So now we have the expression for total energy, which is minus of constant Ek into z square upon n square. Where this constant Ek is
टू बी रिमेंबर्ड इन 2 डिफरेंट यूनिट्स, 2 यूनिट में हमें इसे याद रखना है। एक, इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ज़्यादा कॉमन तो यही होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसा यूनिट में ये 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होगा। So either way we can use it. So energy of electron in a Bohr orbit is directly proportional to square of the atomic number and inversely proportional to a square of the orbit number. Correct? निगेटिव साइन और लगा हुआ है। इस निगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है पहले देखेंगे। पहले जरा हम कुछ एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि कई बार एनर्जी का वैल्यू भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ कैलकुलेशन करें एनर्जी का फॉर हाइड्रोजन एटम E1, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो जाएगा, E1 n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस EK ओनली विच इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब n इज इक्वल टू 1 होगा फर्स्ट ऑर्बिट। E2 n इज इक्वल टू 2, सो इट विल बी माइनस EK बाई 4 माइनस 13.6 बाई 4, ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस साइन के साथ। E3 क्या होगा, माइनस EK बाई 9 माइनस EK बाई 9, 3 का स्क्वायर 9, सो माइनस 13.6 बाई 9, ये माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है n इज इक्वल टू 3 के लिए। इसी तरह से E4 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ EK बाय 16 माइनस ऑफ 13.6 अपॉन 16, ये माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर n इज इक्वल टू 4, दैट्स ऑल। 4 तक काफ़ी है। ये 4 स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी मैंने आपको निकाल के दिखाया। हो सके तो इसको मेमोरी में रखना, याद रखना, थोड़ी आसानी हो जाती है। 13.6, 3.4, 1.5 एंड 0.85 दो बातें। दे आर द एनर्जी ऑफ ए स्टेशनरी ऑर्बिट एंड हम फिर से उस बात को री-एम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बोर ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, डिस्क्रीट, नॉट कॉन्टिन्यूअस। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी माइनस 13.6, माइनस 3.4। न्यूमेरिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों वैल्यू 13.6 एंड 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में और कितने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनर्जी हो सकते हैं इनफाइनाइट, वो सभी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ कुछ खास वैल्यू एनर्जी के पॉसिबल हैं, इनके बीच इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एनर्जी जो एग्जिस्ट कर सकते हैं दे आर नॉट अलाउड फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए वो सभी एनर्जी अलाउड नहीं है। ये बात समझे हम लोग। सो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। हमने कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी भी देखी, और एक और बात, एनर्जी का ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू माइनस साइन लगा हुआ है ना, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, और जब हम n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देंगे तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा एंड दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। So energy of a stationary orbit will be maximum for n is equal to infinity and minimum for n is equal to 1. क्लियर है? तो एनर्जी ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट हमने निकालना सीखा। अब
जैसा मैंने आपको कहा, इस निगेटिव साइन ऑफ एनर्जी का सिग्निफिकेंस थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, और उसके बाद फिर इससे कुछ और बातें करेंगे. सो फर्स्ट 1 second significance of negative value of energy. Energy is minus, अगर मैं ई के का वैल्यू रख दूँ तो 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में हैं, n इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे है, जिसकी एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब अगर हम बाहर से इसे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करें, then what will happen? Energy of electron will become zero. Energy of electron will become zero, and zero is the energy of infinite orbit. Means with this much energy, this electron will move to infinite orbit. Infinite orbit means outside of atom. एटम से बाहर हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि ये निगेटिव साइन रेस्टोरिंग नेचर ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. दैट एनर्जी, दैट इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल बाय दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी. If we supply 13.6 electron volt of energy to electron, it will be completely free from nucleus, and therefore the electron will be out of atom. So negative sign just represent restoring nature of energy. This negative sign represents restoring nature of energy. That electron holds this much amount of energy. When the same amount of energy is supplied to electron, it will be completely free from the field of nucleus. It will be outside the atom. That is the sense of negative sign in the energy expression. Now, in the third postulate, we said that energy is released when an electron jumps from higher orbit to lower orbit. So let us see how much energy is released when an electron jumps from higher orbit to lower orbit. That is called transition energy. Transition energy delta E, which is E final minus E initial. So now let us suppose that an electron jumps from higher orbit to lower orbit. An electron makes a jump from some higher orbit to lower orbit. Let us see how much energy is released. Here is nucleus.
and here are the two orbit, and suppose electron is initially here and it is coming to lower orbit here. So it is an initial and it is an final. So delta E transition energy, which is E final minus E initial, and E is what? Minus kz square upon n square. So it is minus Ek 13.6 z square into final 1 upon n final square minus 1 upon n initial square. Since NF is smaller than Ni, NF smaller है Ni से, therefore 1 upon NF square will be greater than 1 upon Ni square. फर्स्ट टर्म ग्रेटर होगा 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, और अगर ऐसा हुआ तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा तो ये माइनस साइन लगा हुआ ये निगेटिव हो जाएगा. सो दिस होल विल बी नेगेटिव, this whole will be negative. This negative sign of delta E indicate that this much amount of energy is released. This negative sign just indicate exothermic nature of this transition, that energy is released when electron jumps from higher orbit to lower orbit. कितना रिलीज होगा? इतना. अब इसको सिंपल बनाने के लिए, ट्रांजिशन एनर्जी को सिंप्लीफाइड रखने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ. क्या करना है, आपको इतना झंझट में नहीं पड़ना है, आपको जस्ट लिखना है डेल्टा E इज इक्वल टू ई के जेड स्क्वायर 1 upon n1 स्क्वायर माइनस 1 upon n2 स्क्वायर. होल्ड ऑन, इसको यूज करना, और ऑलवेज n1 स्मॉलर देन n2 रखना, नो मैटर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आ रहा है या लोअर से हायर आ रहा है. n1 स्मॉलर देन n2, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा. If electron jumps from higher orbit to lower orbit, then we will say this much amount of energy will be released. And if electron jumps from lower orbit to higher orbit, then we will say this much amount of energy will be absorbed. समझ गए ना? इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगी, और इतनी एनर्जी रिलीज होगी अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगी. तो ट्रांजिशन एनर्जी के लिए हम ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन यूज करेंगे. जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं. अगर कहा जाए कि डिटरमिन एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron in He plus jumps from 5th to 1st orbit. Simple. इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है? 5th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में. किस में? हीलियम आयन में. तो बताओ ट्रांजिशन एनर्जी क्या सॉल्व करेंगे? इट विल बी kz is EKZ square. EK is 13.6, Z is 2 square, Z square into 1 upon N1. N1 smaller orbit number रखना है, 1 upon 1 का square minus 1 upon 5 का square. So 4 into 13.6 into 13.6
into 1 minus 1 upon 25. So it is 24 upon 25. So 4 into 13.6 into 24 upon 25. 24 into 4, 96. 96 had it been 100 4 हो जाता है, इंटू 4 हो जाता है, तो ये 54 के अराउंड, 53 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट ही सॉल्व कर देते हैं. 96 into 13.6 divided by 25, 52.22. It is 52.22 electron volt. Means this much amount of energy will be released when an electron jumps from higher orbit to lower orbit, fifth orbit to first orbit. समझ गए? यहाँ पे एक दो टर्म हम यूज कर सकते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसे ग्राउंड स्टेट कहा जाएगा. And all higher orbits are called excited state. Excited state. तो अगर n is equal to 2 हुआ तो इसे हम कहेंगे फर्स्ट excited state. अगर n is equal to 3 हुआ तो इसे हम कहेंगे सेकेंड excited state and so on. अगर n is equal to 4 हुआ तो ये हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट. n is equal to 5 हुआ तो ये हो जाएगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, और इस तरह से ये आगे जाता जाएगा. सो ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने सीखा. हमने ट्रांजिशन एनर्जी निकालना सीखा. आगे बढ़ो. अब इस ट्रांजिशन एनर्जी से रिलेटेड एक क्वांटिटी यहाँ पे हम डिटरमिन करते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट आयोनाइजेशन एनर्जी इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम. Ionization energy in one electron system. Ionization energy has two different sense, two different way of expression. अभी हम सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा सा लोकली देखेंगे, बट आयोनाइजेशन एनर्जी को बिगर फॉर्म में हम पीरियोडिक टेबल में देख रहे होंगे. अभी आयोनाइजेशन एनर्जी को केवल हम बोर्स मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे. सो आयोनाइजेशन एनर्जी IE basically it is defined as the minimum energy. It is defined as the minimum energy required for removing an electron from the ground state of a neutral gaseous atom. न्यूट्रल गैसियस एटम के ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगता है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. बट जैसा मैंने आपको कहा कि हम अभी कंसंट्रेट करेंगे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे. सो फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर हम
एक 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखें और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, n इज इक्वल टू 1 पे, और अगर इसे n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे लेके चले जाएं, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हो गया। तो इस ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी हियर इज द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट to infinite orbit, first orbit to infinite orbit, means it is delta E for 1 to infinity, which is kz square 1 upon n1 is now 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर इज 0, सो इट विल बी सिंपली kz स्क्वायर। सो दैट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी kz स्क्वायर होगा। ये सब स्टैंडर्ड फिक्स्ड एनर्जी हैं और इसको हम देख सकते हैं। तो फॉर हाइड्रोजन अगर आपसे कोई पूछे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज सिंपली kz स्क्वायर ई के ना, आयनाइजेशन एनर्जी ई के जेड स्क्वायर, ई के इज 13.6, जेड इज 1, सो इट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए। अब जरा देखो, अगर हम बात करें हीलियम, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसका हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दें और इसको बना दें He+, तो इसके लिए जो एनर्जी लगेगा दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। एंड दिस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम IE1 कह सकते हैं, this I1 cannot be determined using Bohr's atomic model. Bohr's atomic model से हीलियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम मालूम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं मालूम कर सकते हैं? क्योंकि हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिस पे बोर मॉडल अप्लाई नहीं होता। ये बात समझ में आई आप सबको कि आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल। द रीजन बीइंग हीलियम इज ए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बट आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन नाउ इट इज 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो if we want to remove the second electron, it will become He2+। ये देखो, याद करो, ये अल्फा पार्टिकल है, रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा है ना। And for removal of second electron, the ionization energy will be called second ionization energy, IE2, which can be determined using Bohr's model. Why? Now it is 1 electron system. यहाँ पे Bohr's model अप्लाई हो जाएगा और इसका एनर्जी मालूम कर लेंगे, and that will be second ionization energy, and it will be nothing but
E k z square, E k is 13.6, z is 2 square, so 4 into 13.6, 54.4 electron volt. But it is second ionization energy, not the first ionization energy. बात समझ में आया सबको? देखो अब इसको क्वेश्चन में कैसे आपसे पूछ सकता है. आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको दिया जा सकता है कि He गैस गिविंग He 2 plus 2 electron and total energy consumed here is 80 electron volt. सपोज करो दिया है. अगर अब आपसे कहे कि डिटरमिन what is I1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम क्या है? सी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल. सेकेंड कैन बी डिटरमिन्ड, and this total energy will be what? Sum of first ionization energy plus second ionization energy. So we know that I2 is 54.4 and I1 plus I2 is 80. So I1 will be what? I1 will be 80 minus 54.4, so it will be how much? 55, 25.6. तो ये हमने इनडायरेक्टली मालूम किया, डायरेक्टली हमने नहीं मालूम किया. इसी तरह से हम और एलिमेंट भी देख सकते हैं. सपोज करो हम बात करें लिथियम की. अब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3. तो अगर इसको एनर्जी देंगे तो स्टेप वाइज पहले ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बनाएगा Li2+, और यहाँ पे इसमें जो एनर्जी लगेगा उसको कहेंगे I1, और एनर्जी देंगे तब Li2+, आगे एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बनाएगा, सॉरी Li+ पहले बनेगा ना, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला. Li+ विल लूज वन मोर इलेक्ट्रॉन टू गिव Li2+, और यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा उसको कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. एंड Li2+ को अगर और एनर्जी दे दें तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन भी लूज करके Li3+ बनाएगा, और इसको कहेंगे I3. I1 कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. I2 कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. बट Li2+ इज ए 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. It is 1 electron system, and therefore third ionization energy can be determined using Bohr's atomic model, and this third ionization energy will be nothing but Ek z square. Z is now 3, so it is 9 times 13.6. if we multiply it, it is 122.4 electron volt, which is third ionization energy of lithium. So last ionization energy of any atom can be determined using Bohr's atomic model, because for the removal of last electron, that system will become 1 electron system in which Bohr's model will become applicable. समझे? तो हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इंटर रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी सीखा. देन ट्रांजिशन एनर्जी और उससे रिलेटेड आयनाइजेशन एनर्जी को आज हमने इसमें सीखा. अब अगला स्टेप होगा कि दिस एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, एनर्जी इज रिलीज्ड इन व्हाट फॉर्म? In the form of light.
So we'll study the transition in term of property of light, that what will be the wavelength of emitted light, or when we need to move an electron from lower orbit to higher orbit, we'll have to give energy in the form of light. Then the question will be, what wavelength light will bring about transition from say second orbit to third orbit, lower to higher orbit. तो अगले लेक्चर में हम ट्रांजिशन वेवलेंथ की बात करेंगे कि अगर कोई ट्रांजिशन होता है तो उसमें इन्वॉल्व लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, और फिर उसी से इसका फाइनल लास्ट स्टेप आ जाता है, दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो नाउ 2 मोर लेक्चर टू गो. 2 और लेक्चर इसमें होगा, एक ट्रांजिशन वेवलेंथ का और एक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड देन लिमिटेशन इन ऑल. सो that will complete Bohr atomic model, which is very important part of atomic structure. तो अगर इसको हम करेंगे then definitely नीट के पेपर में एक क्वेश्चन इससे आएगा, और प्लस बार बार मैं कहता हूँ कि ये मॉडर्न फिजिक्स में भी है तो वहाँ भी आएगा. So that's all for today. See you in the next class. Thank you.